हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 7 के अंदर सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 117 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम देखेंगे सेक्शन 118 से 140 तक, जो कि आपका चैप्टर 7 है, रिलेटिंग टू म्युनिसिपल रेवेन्यू। थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक रिवीजन कर ले। हमने 101 में क्या देखा? 101 के अंदर था आपका इंटरनल रेवेन्यू। हमने बात की कि म्युनिसिपैलिटी के कमाई के सोर्सेस क्या हैं, जिसमें इंटरनल रेवेन्यू बता रखा है 101 के अंदर कि उसके अंदर क्या होगा, यूजर चार्ज, फीस एंड फाइन्स, टैक्सेस, ये सब बातें। 102 के अंदर आपने देखा ओब्लिगेटरी टैक्सेस, कि जो आपको म्युनिसिपैलिटी को लगाने ही होंगे। उसके बाद 103 में आपने देखा कि कुछ अदर टैक्सेस की बात की गई है, जो स्पेशल ऑर्डर से सरकार कह सकती है कि वो लगाए। 104 में हमने बात की यूजर चार्ज की, यूजर चार्ज। 105 में हमने देखा पावर टू लेवी फीस एंड फाइन, जो फीस और फाइन है, जो मान लो कुछ पेनल्टी है, तो ये सब बातें हमने 105 में देखी। 106 में हमने देखा डेवलपमेंट चार्ज को, डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट चार्ज। 107 में हमने देखा कि किसी को अगर एग्जेम्प्ट करना हो टैक्सेशन से तो उसका प्रोविजन क्या है, किसमें देखा? 107 में। 108 में हमने देखा कि प्रोसीजर क्या है इम्पोज करने का, टैक्स का। 109 में हमने तारीखें देखी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, कि कब से टैक्स शुरू होगा, कि अगर साल भर का टैक्स है तो कब लगेगा, अगर अप्रैल के अलावा किसी तारीख को लगता है तो वो क्वार्टरली लगेगा, ये हमने देखा। 110 में हमने देखा कि अगर टैक्सेशन को एल्टर करना हो तो उसका तरीका क्या है। 111 में हमने देखा कि सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है, किसी टैक्स को सस्पेंड कर सकती है, 102 और 103 के दोनों के टैक्सेस को। बट 112 के अंदर म्युनिसिपैलिटी की पावर बता रखी है कि वो भी सस्पेंड कर सकती है 103 के टैक्सेस को। 113 के अंदर हमने देखा कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एसेसर अपॉइंट कर सकती है एसेस करने के लिए कि कितना टैक्स इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर लगेगा। 114 और 115 में बताया गया इंफॉर्मेशन सप्लाई के बारे में कि इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी एसेसर को। 116 में हमने बात की नोटिस देना होगा म्युनिसिपैलिटी को जब ए पर्सन बी को अपनी लैंड ट्रांसफर करता है तो। 117 में हमने देखा कि उस नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्म ऑफ नोटिस। अब हम चलते हैं 118 से। 118 में हम देखेंगे कि नामांतरण जब होता है तो किस तरह से आपको अगर लैंड सेल करने के बाद भी म्युनिसिपैलिटी में जाके उसका म्यूटेशन होना चाहिए, तब जो लाइबिलिटी है वो आपके से हटेगी। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी, अपील कैसे की जा सकती है, अगर आपको टैक्सेशन में कोई दिक्कत नजर आ रही है तो कोस्ट क्या है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की यहाँ बात की गई है। तो आज शुरू करेंगे 118 से। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज 118। 118 में बताया गया है कि म्युनिसिपैलिटी की अब ड्यूटी क्या है, कि म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है सेकेंड और थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पे एक म्यूटेशन हुआ है, इस म्यूटेशन को रजिस्टर करना होता है, और यही है फाइनल तरीका जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि जमीन जिसके पास गई है उसके नाम हो गई, क्योंकि अब लायबल वो है। मतलब ए ने बी को जमीन दी तो रजिस्ट्री के बाद भी आपको नामांतरण खुलवाना बहुत जरूरी है, ये आपके नाम हो गई है, आप लायबल हैं टैक्स देने के, तब आप डेफिनेटली माने कि बी के नाम ये जमीन है। वंस द म्युनिसिपैलिटी इज इन्फॉर्म्ड ऑफ ए ट्रांसफर वाया नोटिस और अदर मीन्स, जैसे ही म्युनिसिपैलिटी को पता चल गया कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है एंड कंप्लीट्स नेसेसरी इंक्वायरीज, इट विल अपडेट, मतलब म्यूटेशन, इट्स रजिस्टर बाय रिप्लेसिंग द प्रीवियस ओनर नेम विद द ट्रांसफरी। जो पुराना ओनर था उसके नाम की जगह पे जो नया ओनर है उसका नाम सबमिट कर दिया जाएगा, एंटर कर दिया जाएगा। उससे क्या हुआ, जमीन अब उसके नाम हो गई है परमानेंटली। अब टैक्स का लाइबल भी कौन है? वो। तो प्राइमरी लाइबल वही है। अब आगे जो 119 में बात की गई है वो है प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी, इसके बारे में कुछ जो क्लेरिफिकेशन है वो बताए गए हैं 119 के अंदर। 119 लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिल्डिंग और लैंड टू कंटिन्यू इन एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ ट्रांसफर। अगर मान लो ए ने बी को जमीन बेच दी, ठीक है, और जो 118 में हमने बात की कि म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर में उसको एंटर करवाना है,
आपको पहले नोटिस देना होगा म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, फिर म्यूनिसिपैलिटी उसको नामांतरण को खोलेगी। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ, आपने केवल जमीन ए ने बी को बेच दी और यहाँ म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म नहीं किया और म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में एंटर नहीं हुआ, तो अब बताओ यहाँ पे टैक्स लायबल होगा कि नहीं? ए ने तो बेच दी इसलिए कहेगा कि मैं अब टैक्स क्यों दूं, और बी ने खरीद ली बट इसके नाम नहीं चढ़ी है तो ये कहेगा मैं टैक्स क्यों दूं। बट टैक्स यहाँ भी लगेगा, और किसके ऊपर लगेगा ये बताया गया है 119 के अंदर। कंटिन्यूड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर इफ द ओरिजिनल ओनर फेल टू नोटिफाई, अगर ओरिजिनल ओनर जो है उसने फेल किया नोटिफाई करने से, उन्होंने बताया नहीं म्यूनिसिपैलिटी को कि इस तरह यहाँ पे मैंने जमीन बेचती है, केस में लाइबिलिटी भी ओरिजिनल ओनर की ही होगी। अनटिल, कब तक वो लाइबिलिटी होगी? दे सबमिट द रिक्वायर्ड नोटिस, या तो वो जो नोटिस देना था वो नोटिस दे दें, या म्यूनिसिपैलिटी अपडेट्स इट्स रजिस्टर विद द ट्रांसफर इज नेम, या म्यूनिसिपैलिटी उसको अपडेट कर दे। इन दोनों में से जो भी हो जाएगा उसके बाद से लाइबिलिटी किसकी होगी? नए वाले ओनर की। बट उससे पहले लाइबिलिटी चलती रहेगी एक ही, इसलिए आपको ये नामांतरण खुलवाना, जाके नोटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The transferee's responsibility. The new owner is also liable for the tax, and the municipality retain its legal claim on the property for tax recovery. जो नया ओनर है, he shall also be liable for the tax, and the municipality retain its legal claim. म्यूनिसिपैलिटी के पास ये लीगल क्लेम की अथॉरिटी रहेगी कि वो टैक्स रिकवर कर सके नए ओनर से, जैसे ही क्या हो जाए, ये ट्रांसफर जो म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में है वो रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद हमारा आता है 120, सेक्शन 120 में बता रखा है कि प्राइमरी लिवेबल कौन है, मतलब प्राइमरीली किससे टैक्स लिया जाएगा, ये बात 120 में बता रखी है। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, प्राइमरी टैक्स पेयर वो होगा, इसे आप ऐसे समझो कि कोई बिल्डिंग है, मान लो कोई बिल्डिंग है, हो सकता है इस बिल्डिंग में जो रह रहा है वो उसका ओनर हो, या इसने किसी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या किसी और पर्सन से लीज पे ले रखी हो। लीज और रेंट में तो अंतर समझते हैं ना आपकी, रेंट तो थोड़े समय के लिए है, और जो लीज है वो ज्यादा समय के लिए बनवाई जाती है। रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होता है 12 महीने के अंदर, और लीज मैक्सिमम 99 साल के लिए ली जा सकती है। तो इसके दोनों के अपने कुछ फायदे नुकसान होते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे पर्सन ए है, या तो ओनर है या इसने लीज पे ले रखी है और ये खुद यहाँ पे रहता है, एक्चुअल ओक्यूपायर है फिलहाल। क्या है? एक्चुअल ओक्यूपायर। तो ऐसे केस में प्राइमरी टैक्स पेयर होगा ये ए। अब देखो इसको, द एक्चुअल ओक्यूपायर इज प्राइमरी लाइबल इफ द ओन प्रॉपर्टी, या तो वो मालिक है, और होल्ड इट अंडर ए लीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी और बिल्डिंग लीज फ्रॉम एनी पर्सन। तो ये तो होगी पहली बात। अब जैसे मान लो ये ए है, ये इसका ओनर है, या इसने लीज पे ले रखी है, तो मान लीजिए यहाँ पे ओनर है ए। अब इसने आगे लीज पे दे दी किसको? बी को, मतलब रेंट पे दे दी। अब बी ने और आगे दे दी किसको? सी को। जब बी आगे दे देता है सी को, तो ए हो जाता है सुपीरियर लेसर। इसके अंदर दो टर्म्स देखो, एक तो होता है लेसर जो लीज पे देता है, और एक होता है लेसी जो लीज पे लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मालिक है। अगर ये लेसी और भी किसी को आगे दे देता तो ये बन जाता है सब लेसी, और आगे किसको मिल जाता है? रेंट पे। ये बन जाएगा सुपीरियर लेसर। अब देखो, लेसर पे इफ द प्रॉपर्टी इज रेंटेड, अगर ए ने बी को रेंट पे दे दी तो भी ए ही लाइबल है पेमेंट के लिए। सुपीरियर लेसर इफ सबलेट, अगर इसने आगे सी को दे दी तो भी ए को ही पेमेंट करना है। राइटफुल ओनर पेज इफ प्रॉपर्टी इज वैकेंट, अगर ए ने किसी को भी नहीं दी और प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो जो भी इसका ओनर है, मान लीजिए ए, यहाँ पे इस केस में ए है, तो वो उसका पेमेंट करेगा। तो समझ में आ गई आपको बात? एक्चुअल ओनर कब? जब या तो वो मालिक है और वहां रह रहा हो, या उसने कहीं से लीज पे ले रखी हो, गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपैलिटी से, किसी अन्य पर्सन से। लेसर जो लीज पे देने वाला है, एक्चुअल ओनर, वो ही लाइबल होगा अगर उसने रेंट पे दे रखी है। जिसको रेंट पे दे रखी है उसने आगे रेंट पे दे रखी है, तो भी यही लाइबल होगा, क्योंकि ये बन जाता है सुपीरियर लेसर। और राइटफुल ओनर, अगर वैकेंट है, किसी को भी रेंट पे नहीं दे रखी, खुद भी नहीं रह रहा, तो जो मालिक है ना ए, वही लाइबल होगा, उसी से टैक्स लिया जाएगा। रिकवरी फ्रॉम ऑक्यूपायर, अब मान लीजिए ए है, इसने किसी को दे रखी है बी को, पर यहाँ प्रावधान कहते हैं कि ए को ही पेमेंट करना है, बट ए फेल कर जाता है, नहीं देता है, तो ऐसे केस में बी से लिया जा सकता है जो ऑक्यूपायर है वो।
द प्राइमरी टैक्स पेयर डिफॉल्ट, जो ए है वो डिफॉल्ट कर जाता है मान लीजिए, तो ऑक्यूपायर में चार्ज प्रोपोर्शनली, जो ऑक्यूपेशन जो रेंट पे रह रहा है उससे पैसा ले लिया जाएगा। ऑक्यूपायर हु पे कैन क्लेम रिम्बर्समेंट फ्रॉम द प्राइमरी लाइबल पार्टी। ए को पैसे देने थे मगर उसने नहीं दिए तो बी से पैसे ले लिए गए, अब बी इससे ले सकता है। कैन क्लेम रिम्बर्समेंट फ्रॉम द प्राइमरी लाइबल पार्टी। तो ये बता रखा है आपके 120 के अंदर। अब हम चलते हैं आगे 121 पे। 121 में है अपील के बारे में। अपील रिलेटिंग टू टैक्सेशन, जो टैक्स आप पे इम्पोज किया गया है उससे संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं। ग्राउंड ऑफ अपील, ग्राउंड क्या हो सकता है, असेसमेंट और अल्टरेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जो किया था और जो असेसमेंट के अंदर चेंजेस किए थे उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी हो। नो प्रायर अपील वाज मेड अगेंस्ट डिमांड नोटिस। सेक्शन 130 में जो डिमांड नोटिस आपके पास आता है, आगे देखेंगे हम, उसके अगेंस्ट में पहले से कोई अपील नहीं हो रखी हो और वहां आपको अपील करनी हो, तो ये कैसे होगी 121 के अंदर। कहाँ अपील होगी ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की अगर बात हो तो अपील टू द कमिश्नर, कमिश्नर को अपील की जाएगी। म्युनिसिपल काउंसिल और बोर्ड की बात हो तो ध्यान रखिए अपील कहाँ होगी, रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। तो ये है आपका अपील से संबंधित। उसके बाद 122, 122 में क्या है, लिमिटेशन एंड प्रिलिमिनरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम्ड। कि आपने अपील की, आपकी अपील कब सुनी जाएगी, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो हमने बात की सेक्शन 130 में डिमांड नोटिस की, ठीक है, कि आपके पास में जो फर्स्ट डिमांड आती है वो अलग चीज है और नोटिस जो आता है वो अलग चीज है। तो यहाँ बात की गई है कि अपील कब सुनी जाएगी आपकी। तो यहाँ पहला जो टैक्स है वो है बिल्डिंग और लैंड के ऊपर और दूसरी बात की गई अदर टैक्सेस की। तो इन दोनों के लिए अलग प्रोविजन है। पहला टैक्स ऑन बिल्डिंग एंड लैंड्स, आपकी जो बिल्डिंग है आपकी जमीन है उसके ऊपर टैक्स के लिए कोई नोटिस आया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द असेसमेंट ऑर्डर इंक्लूडिंग द टाइम ऑब्टेनिंग ए कॉपी। मतलब 30 दिन, ब्रोट विद इन 30 डेज नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है उसके 30 दिन के अंदर ये अपील यहाँ पे फाइल कर सकते हैं टैक्स और बिल्डिंग लैंड्स के मामले में। इन अदर टैक्सेस, इन केस ऑफ अदर टैक्सेस विद इन 30 डेज, विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ रिसीविंग असेसमेंट अल्टरेशन नोटिस। ये नोटिस जब आया आपके पास उसके 30 दिन में, या अगर नोटिस नहीं आया तो जो 130 के अंदर जो डिमांड ऑर्डर आया था आपके पास उसके 30 दिन में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या, पहले केस में तो टैक्स ऑन बिल्डिंग एंड लैंड जो आता है आपके पास जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके 30 दिन में, और इसके अलावा अगर कोई भी टैक्स का आपके पास नोटिस आता है तो नोटिस के 30 दिन में, अगर नोटिस नहीं आता तो 130 में जो डिमांड ऑर्डर जो फर्स्ट डिमांड आती है उसके 30 दिन में। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। उसके बाद डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, आप जो दावा करते हैं, जो जितनी रकम का आप दावा करते हैं कि ये गलत तरीके से लगाएगी, उसका कितना परसेंट आपको पहले जमा कराना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी के अंदर। द एप्लीकेट मस्ट डिपॉजिट 25% ऑफ द क्लेम अमाउंट एट द म्यूनसिपल ऑफिस बिफोर फाइलिंग द अपील। 25% जो पैसा है आपको जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी अपील सुनी जाएगी। अब बात करते हैं 123 की। जो आपने अपील की उसमें अगर आपको कुछ अमाउंट दे है फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी, कि म्यूनसिपैलिटी आपको कुछ पैसा देगी क्योंकि आपसे गलत टैक्स ले लिया गया था, आपका असेसमेंट ठीक नहीं हुआ था, तो ऐसे केस में 123 में बता रखा है कि कॉस्ट इन अपील्स, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, द अपील ऑफिसर, जो भी अपील ऑफिसर, किसकी बात करें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ कौन है, कमिश्नर, और रीजनल डिप्यूटी डायरेक्टर इन केस ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल बोर्ड। तो ऐसे केस में इनका डिस्क्रिशन ही डिसाइड करेंगे कितना पैसा इनको दिया जाना चाहिए। रिकवरी बाय म्यूनसिपैलिटी, इफ कोस्ट आर अवॉर्डेड टू द म्यूनसिपैलिटी दे आर रिकवर्ड एज पर दिस चैप्टर। जो इस एक्ट की धाराओं में 128 129 में हम देखेंगे अभी बताया गया है, उस हिसाब से म्यूनसिपैलिटी के म्यूनसिपल फंड से इस पर्सन को ये पैसा दिया जाएगा। आगे बताया गया कि ये ऐसा बोलने के बाद भी बाय द अपीलिएट ऑफिसर वेदर इट इज कमिश्नर और द रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर, ऐसा नहीं होता है 30 दिन के अंदर अगर म्यूनसिपैलिटी पैसा नहीं देती है तो जो भी पर्सन कस्टोडियन है किसका, म्यूनसिपल फंड का, ऐसा ऑफिसर जिसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस है जो भी म्यूनसिपैलिटी का फंड है उसको जो ऑथराइज्ड है पेमेंट करने के लिए, जो
अपीलेट ऑफिसर है, डायरेक्टली उस ऑफिसर को बोलेगा कि आप पैसा दे दो, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने ये 30 दिन में पैसे नहीं दिए थे। तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है पैसे देने के लिए, कमिश्नर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, डायरेक्ट इनको ही ऑर्डर देंगे कि आप पैसा दे दो। तो ये बातें कि पहला इनका डिस्क्रिशन है, दूसरा म्यूनिसिपल फंड से पैसा मिलेगा, तीसरा 30 दिन में नहीं दिया तो अपील ऑफिसर में डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द म्यूनिसिपल फंड टू द कंसर्न ऑफिसर। आगे बात करें 124 की, बार टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन मैटर ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के मैटर में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बार के बारे में 124 में बताया गया है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है जिसकी हमने बात की 121 के अंदर, वेदर कमिश्नर और रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर, वही यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी कौन है? वैल्यूएशन असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी कैन ओनली बी चैलेंज एज पर द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्ट। ये जो भी बातें हुई हैं, वैल्यूएशन हुआ है, असेसमेंट हुआ है, लायबिलिटी है, इनको चैलेंज किया जा सकता है। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। ये सिविल और क्रिमिनल कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे। मतलब अपीलेट अधिकारी ने जो आपको पैसा दिया, आपको उसके ही अगेंस्ट एक और अपील करनी है, तो वो अपील भी उसके पास ही जाएगी। समझ पा रहे बात को, कि कमिश्नर साहब ने आपकी अपील सुन के ये बताया कि इतना पैसा म्यूनिसिपैलिटी से इस पर्सन को दे है, आपको ये चीज भी सही नहीं लगी, तो आपको इसके अगेंस्ट भी अपील करनी, तो ये अपील भी यही होगी। द अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन ऑन वैल्यूएशन असेसमेंट टैक्सेशन इज फाइनल। तो इनका जो डिसीजन है, जो आपने दोबारा से अपील करी, उसमें फाइनल होगा। रिव्यू प्रोविजन, द अपीलेट अथॉरिटी में रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर विद इन 3 months और ऑन एप्लीकेशन और ऑन सुओ मोटो। जो अपीलेट अथॉरिटी है वो अपने फैसले को 3 महीने के अंदर बदल सकते हैं, ऑन एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करें, या सुओ मोटो मतलब खुद के उस पे इनिशिएटिव पे भी वो उसको बदल सकते हैं अपने ऑर्डर को। तो यहाँ ब्रीफ में ये बात समझ में यूं आती है कि यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका ऑर्डर फाइनल होगा। उसके अगेंस्ट भी आपको जाना हो तो आप यहीं जा सकते हैं, 3 महीने में अपना ऑर्डर बदल सकते हैं ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लगाई या इनको लगता है कि ऑर्डर में कुछ चेंज होना चाहिए, तो सुओ मोटो भी इसको कर सकते हैं। सुओ मोटो मतलब अपने इनिशिएटिव पे खुद चला के। उसके बाद है 125 सेविंग्स। बताया गया है कि टैक्स असेसमेंट के दौरान अगर मान लो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या इस तरह की कुछ ह्यूमन एरर हो जाती है फ्रॉम बाय द डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपैलिटी, तो उस एरर की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स लायबल नहीं हूं, मैं टैक्स दे नहीं सकता क्योंकि मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक है या मेरा मकान नंबर गलत लिखा गया। तो वैलिडिटी ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट एंड लेवी, माइनर एरर डू नॉट इनवैलिडेट डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई छोटी मोटी एरर हो गई तो उसको सही कर लिया जाएगा, बट जो इंसिडेंस है टैक्स का वो उसी पर्सन पे जाएगा जहां म्यूनिसिपैलिटी जिस पर्सन से टैक्स लेना चाहती है। मिस्टेक इन नेम, एड्रेस, बिल्डिंग डिटेल और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, इनमें से कोई भी अगर मिस्टेक होती है, डू नॉट मेक अ टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट इनवैलिड। इसकी वजह से टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड नहीं हो जाता। आपके पास एक चिट्ठी आई, उसके अंदर आपके जो नाम है उसके एंड में ए आना चाहिए, उनकी जगह ई हो गया, तो इसकी वजह से आप नहीं कह सकते कि अब मैं टैक्स के लायबल नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट, पर्सन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा आइडेंटिफाइबल, द डॉक्यूमेंट रिमेन। मतलब मोटा मोटा पता लग रहा है कि ये आप ही के लिए है और आपको ही ये टैक्स देना है, तो ये देना ही होगा। इसके बाद 125 में ये बताया गया है कि अगर मान लो कोई रेंट पे रहता है, और पीछे के धाराओं में हमने देखा कि अगर रेंट पे कोई रह रहा है तो वो टैक्स दे सकता है अगर एक्चुअल ओनर टैक्स नहीं दे पा रहा किसी कारण से। तो इन्होंने अगर टैक्स भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके मालिक हो गए। पेइंग म्युनिसिपल टैक्स डू नॉट एस्टेब्लिश ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दिया है तो इससे ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि आप उसके ओनर हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग है इससे। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं किसमें? 125 में। आगे चलते हैं 126। 126 अबाउट ओब्लिगेशन टू डिस्क्लोज लाइबिलिटी, कि अगर म्यूनिसिपैलिटी आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो आपको वो जानकारी देनी होगी। ऐसे कौन कौन पर्सन है जो ये जानकारी ले सकते हैं? सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी, दूसरे नंबर पे सीएमओ, तीसरे नंबर पे जो एसेसर है जिसकी हमने बात की थी अभी वो, और इसके अलावा कोई भी अथराइज्ड पर्सन जो म्यूनिसिपैलिटी ने अथराइज कर रखा हो ऐसी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। तो म्यूनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर कोई भी इनहेबिटेंट, कोई रेजिडेंट रहता है तो उससे ये जानकारियां ली जा सकती हैं कि टैक्स लायबिलिटी क्या है उनकी, इसके अंदर करेक्ट असेसमेंट अमाउंट कितना है, कि आपके जो
मकान है, जमीन है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उस पे टैक्स लग सकता है, ओनर का नाम और एड्रेस, ये सारी जानकारियां जो भी रह रहा है उससे ली जा सकती है। म्यूनिसिपैलिटी की ये सारे अधिकारी खुद म्यूनिसिपैलिटी, सीएमओ या असेसर या कोई अदर ऑफिसर ये जानकारियां ले सकते हैं। अगर आपने ऐसी जानकारी नहीं दी या झूठी जानकारी दी, अनट्रू इंफॉर्मेशन दी, तो ऐसे केस में कन्विक्शन होने पे आपके ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लग सकता है। जो हमने 102 और 103 में टैक्सेस की बात की, उसे लेवी कौन करेगा, इकट्ठा कौन करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। 127 जो सेक्शन है उसमें बता रखा है ड्यूटी टू रिकवर द टैक्सेस, कि इन टैक्सेस को रिकवर कौन करेगा। तो इसका अधिकार दिया गया है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को, सीएमओ और एनी अदर ऑफिसर अथराइज्ड बाय हिम। तो ये भी अगर ऑप्शन आपके ऑप्शन में आता है तो आप ध्यान रखेंगे, सीएमओ खुद या एनी ऑफिसर अथराइज्ड बाय हिम शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर लेवी एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस imposed अंडर 102 ओब्लिगेटरी टैक्स और 103 अदर टैक्सेस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 128 की बात करें तो 128 इज प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ टैक्स। मान लो आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है कि आपको कोई पैसा म्यूनिसिपैलिटी को देना है, तो इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी आपके पास एक बिल भेजेगी। क्या? व्हेन ए बिल इज इशूड, आपके पास एक बिल भेजेगी फॉर एनी अमाउंट रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर आपसे कुछ रिकवरी करनी है तो इसका एक बिल आएगा। जैसे हर चीज का आपके पास बिल आता है, तो इस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के नाम से एक बिल आएगा कि ये पैसा आपको म्यूनिसिपैलिटी को देना है। फॉर रेंट ड्यू टू द म्यूनिसिपैलिटी फॉर बिल्डिंग और लैंड इट ओन्स, जो भी म्यूनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है, लैंड है, उसमें अगर कोई रेंट ड्यू है तो इसका भी आपके पास एक बिल आएगा। म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है कि एज सुन एज पॉसिबल ये बिल आपको प्रेजेंट किया जाए, जो लाइबल पर्सन है जिससे अमाउंट लेना है उसके पास ये बिल पहुंच जाए। अब इस बिल में क्या क्या होगा, 119 में बताया गया है कंटेंट ऑफ बिल। ईच बिल मस्ट इंक्लूड डिटेल ऑफ टैक्स, टैक्स की डिटेल मतलब पीरियड फॉर विच इट इज ड्यू, मतलब कब कितने टाइम का जो टैक्स है वो आपसे लिया जा रहा है। प्रॉपर्टी, ऑक्यूपेशन, सर्कमस्टेंसेस फॉर विच द अमाउंट इज क्लेम्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऑक्यूपेशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, और कोई और चीज इसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट नोटिस, क्या क्या नोटिस और दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी टू इनकर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, मतलब आपसे पेमेंट मांगा गया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे केस में आपकी क्या लाइबिलिटी बनती है, और इसके अगेंस्ट आप कितने टाइम फ्रेम के अंदर अपील कर सकते हैं, ये भी उसी बिल के अंदर बताया जाएगा। अब बात करते हैं 130 के नोटिस ऑफ डिमांड की। 130 के अंदर क्या है, नोटिस ऑफ डिमांड। तो 28 में जो बिल आपके पास आया, 128 में क्या देखा हमने, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, और 129 में क्या देखा, कंटेंट ऑफ बिल, कि बिल के अंदर क्या होना चाहिए। तो 128 में जो बिल आपके पास पहुंचा है कि ये पैसा आपको देना है, ये पैसा आपको 15 दिन के अंदर देना था, कि अगर आपने पेमेंट डेडलाइन जो है 15 दिन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, जो 128 में आपको बिल पहुंचा है उसके 15 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो एक्शन क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी में सर्व ए नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड भेजेगी आपको। और वो नोटिस ऑफ डिमांड कैसे बनाया जाएगा, एज पर द फोर्थ शेड्यूल। अब ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी शेड्यूल में, कौन से सेक्शन में किस शेड्यूल का डिस्कशन किया है। हम 34 शेड्यूल तक आ गए। एज पर द फोर्थ शेड्यूल और सिमिलर फॉर्मेट, तो नोटिस ऑफ डिमांड कैसे जाएगा, फोर्थ शेड्यूल। नोटिस ऑफ डिमांड कैसे जाएगा, फोर्थ शेड्यूल के अनुसार। कितने दिन में पैसा जमा कराना है, 15 दिन में। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल किसमें दिया हुआ है, 128 में। 129 में क्या है, कंटेंट ऑफ द बिल। कंटेंट ऑफ द बिल में क्या होना चाहिए, कंटेंट ऑफ द बिल में ये आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से, किस पीरियड में, किस पीरियड के अंदर आपको ये बिल चुकाना है, और कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऑक्यूपेशन है आपकी, और आपकी लाइबिलिटी क्या हो सकती है अगर आपने चुकाया नहीं तो, और आप कहाँ अपील कर सकते हो, ये बताया गया आपका 129 के अंदर। अब चलते हैं 131। 131 में क्या है, इन व्हाट केसेस वारंट में इश्यू। अब यहाँ वारंट भी इश्यू हो सकता है। वारंट कब इशू किया जा सकता है, इफ टैक्स रिमेन अनपेड 15 डेज आफ्टर नोटिस ऑफ डिमांड। 130 में आपने नोटिस ऑफ डिमांड दे दिया, उसके भी 15 दिन के बाद तक अगर ये पैसा जमा नहीं कराया जाता है म्यूनिसिपैलिटी में, तो उसके बाद वारंट इशू किया जा सकता है। और क्या क्या केस ऐसे हैं जिनके लिए ये वारंट इशू किया जा सकता है, क्या जो लाइबल था उसने ऐसा क्या नहीं किया कि वारंट इशू हो गया। पहला, पेमेंट नहीं दिया। दूसरा, जस्टिफिकेशन नहीं दिया म्यूनिसिपैलिटी और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर को कि मैंने पैसा क्यों नहीं जमा किया। और इसने 121 के अंदर जो अपील करनी थी वो अपील भी नहीं की, मतलब इसने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे केस के अंदर उसने 15 दिन निकाल दिए। अब 15 दिन निकालने के बाद में वारंट इशू किया जा सकता है।
अब वारंट के अंदर क्या बताया जाएगा कि अटैचमेंट और सेल ऑफ डिफॉल्टर्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अटैचमेंट और सेल, तो जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके एरिया के अंदर, उसकी लैंड के ऊपर उनको अटैच किया जा सकता है। जब बात आती है मूवेबल की, तो वारंट कौन इशू करेगा? सीएमओ। और इमूवेबल की तो एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द म्युनिसिपैलिटी। तो ध्यान रखिए, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करने का वारंट जो है वो सीएमओ जारी करेंगे, और इमूवेबल है तो म्युनिसिपैलिटी एज पर प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। वारंट कितने दिन में इशू किया जा सकता है? 3 साल के अंदर। वारंट मस्ट बी इशूड विद इन 3 ईयर्स, मतलब 15 दिन हो गए, पेमेंट करेंगे, उसके 3 साल के अंदर वारंट इशू करना पड़ेगा, तभी म्युनिसिपैलिटी वो पैसा ले सकती है, मतलब वो जमीनें अटैच कर सकती है। बट अगर ये 3 साल में नहीं हुआ तो म्युनिसिपैलिटी ये भी उसके बाद 3 साल बाद भी ये पैसा रिकवर कर सकती है। कैसे? एज लैंड रेवेन्यू एरर्स, मतलब जो लैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिमांड करके उनसे रिक्वेस्ट करके ये पैसा क्या किया जा सकता है? कंसर्न अथॉरिटी को कहा जा सकता है कि ये पैसा लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने 3 साल तक यहाँ पे वारंट इशू नहीं किया था, और ये एक्ट जो है ये अलाउ करता है केवल 3 साल के लिए। ज्यूरिसडिक्शन, अगर वो एरिया उसी म्युनिसिपैलिटी के एरिया में आता है तो वारंट किसको एड्रेस होगा? म्युनिसिपल ऑफिसर को। अगर उस म्युनिसिपैलिटी से दूसरी किसी म्युनिसिपैलिटी में वो लैंड आती है तो उस म्युनिसिपैलिटी के सीएमओ को। और म्युनिसिपैलिटी में नहीं आती है, किसी और अदर ज्यूरिसडिक्शन में है, मतलब ये म्युनिसिपैलिटी है, इसको वारंट इशू करना है, और जो जमीन है वो किसी म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, बाहर है किसी भी म्युनिसिपैलिटी से, तो वहां के जो तहसीलदार है उनको। तो ये बातें किसमें है? 131 में कि वारंट इशू कब होगा। पहले 15 दिन का टाइम दिया गया था, उसके बाद फिर नोटिस ऑफ डिमांड होने के भी 15 दिन बाद ये जो वारंट है इशू किया जाएगा। तीन ऐसी कंडीशन है, अटैचमेंट हो सकता है मूवेबल और इमूवेबल का। मूवेबल के केस में सीएमओ, इमूवेबल के केस में म्युनिसिपैलिटी एज पर प्रिस्क्राइब्ड। 3 साल के अंदर ये वारंट इशू करना है। 3 साल के बाद अगर पैसा रिकवर करना हो तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत ये किया जा सकता है। तो ये बातें आपकी की गई किसके अंदर? 131 के अंदर। आगे चले 132। अब आपने सबसे पहले बिल भी दे दिया, आपने नोटिस ऑफ डिमांड भी दे दिया, आपने वारंट भी इशू कर दिया, उसके बाद भी आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस जमीन के अंदर, उस घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? फोर्सिबल एंट्री, जबरन अंदर जाना। ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट अंडर सेक्शन 131, जो ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को 131 के अंदर, जो हमने बात की मूवेबल की सीएमओ के लिए, ऐसे ऑफिसर कोई अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है? सनराइज और सनसेट, मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, ब्रेक ओपन आउटर इनर डोर और विंडो, मतलब कोई खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर जा सकता है। ओनली इफ प्रॉपर्टी लाइबल फॉर सीजर इज बिलीव टू बी इनसाइड, अगर उसको लगता है ऐसा कि जिसका अटैच करना है वो प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर प्रीमाइस के अंदर है, तो वो जा सकता है, अगर उसे एडमिटेंस नया नहीं दिया जाए तो। प्रोसीजर क्या होगा? नोटिफाई अथॉरिटी एंड पर्पस, डिमांड एडमिटेंस बिफोर फोर्सिंग एंट्री, वहां जाने से पहले पूछेगा कि मैं अंदर आ सकता हूं क्या। अगर आपको जबरन रोका जाता है, मतलब सरकारी कार्य में बाधा जैसा ये मामला हो गया, तो इसके अंदर आपको ये एक्ट के अंदर 132 के अंदर फोर्सिबल एंट्री फॉर एग्जीक्यूटिव वारंट दिया जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन अपार्टमेंट। कोई अपार्टमेंट, कोई जमीन, कोई जगह ऐसी है जहां पे कोई महिला रहती है, तो वहां पे मैंडेटरी 3 आवर का नोटिस देना देना पड़ेगा बिफोर एंट्री। से अपार्टमेंट में घुसने से 3 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा। और इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी वो वुमेन को कि वो खुद वहां से बाहर आ जाएं फोर्सिबल एंट्री करने से पहले। तो ये दिया हुआ है 132 के अंदर, फोर्सिबल एंट्री फॉर एग्जीक्यूटिव वारंट। तो इसका जो सीक्वेंस आप उसको याद रखें, 128 से लेकर पूरा 132 तक का। आगे चलते हैं 133। इस सेक्शन में बता रखा है कुड़की कैसे हो सकती है। जैसे मान लीजिए वारंट इशू हो गया, फोर्सिबल एंट्री भी होगी, उसके बाद क्या होगा? 133 में बता रखा है मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग वारंट। अथॉरिटी टू अटैच प्रॉपर्टी, जो भी ऑफिसर है सेक्शन 131 के अंदर, अटैच मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, तो उसको ये अधिकार है कि जो डिफॉल्टर है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है कि इन बातों में जो लिखा है वो अटैच नहीं किया जा सकता, इन प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता। असेंशियल आइटम फॉर सर्वाइवल, कि आपकी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसे जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको अटैच नहीं किया जाएगा। उसमें क्या आ सकता है? आपके कपड़े आ सकते हैं, आपके ओढ़ने बिछाने के सामान आ सकते हैं, आपके जो
बेडशीट है, कवर है, ये सब आ सकते हैं जो डिफॉल्टर है उसके, उसकी वाइफ के और उसके बच्चों के, क्योंकि वो फिर सोएंगे कहाँ पे। उसके बाद कुकिंग यूटिल, खाना वाना बनाने का जो सामान है, अगर कोई लुहार है तो उसके औजार, या कोई मिस्त्री है तो उसके औजार, या कोई प्लम्बर है तो उसके औजार, या अगर कोई फार्मर है तो उसकी हस्बेंड्री, मतलब गाय भैंस नहीं लेके जाएंगे, पहले ये भी लेके जाते थे। उसकी जो धान, जो खेती है उसका जो अनाज है वो इकट्ठा करके जहाँ रखा हुआ है, असेंशियल कैटल फॉर लाइवलीहुड। तो ये सब बातें आप अटैच नहीं कर सकते, ये एग्जेम्प्टेड है। प्रोपोर्शनल अटैचमेंट रूल, अटैचमेंट शुड बी मैच द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिकवर। मान लो किसी के पास अ, मान लो जमीन है इतनी, और आपको उस जमीन के अंदर मान लो कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है, कि मतलब आपका कुछ सामान है, मान लो ट्रैक्टर ही है, हम्म, और वही आपको उठा के लाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा था 5 रुपए और ट्रैक्टर है 20 रुपए का, उठा लाए आप। तो मतलब ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मैच द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिकवरेबल। एनी अननेसेसरी अटैचमेंट शुड बी रिटर्न इमीडिएटली। कोई भी अननेसेसरी अटैचमेंट आपने किया तो वो इमीडिएटली उसको रिटर्न होना करना होगा। अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर एन इन्वेंटरी ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है, मान लो ट्रैक्टर हुई, साइकिल हुई, बाल्टी हुई, बल्लियां हुई, ये अगर मान लो आपने उठा ली तो आपको एक इन्वेंटरी, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई मैंने ये चीजें अटैच की है यहाँ से। रिटर्न नोटिस, सिक्स शेड्यूल, ये आती है आपकी सिक्स शेड्यूल, अभी तक हम पांच पढ़ चुके हैं, दिस इज सिक्स शेड्यूल, मस्ट बी गिवन बिफोर रिमूवल। तो जैसे ही आप बाहर जाओगे वहां से अटैच करके, तो आपको एक रिटर्न नोटिस देना होगा सिक्स शेड्यूल के अनुसार, जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी, इन्वेंट्री होगी। उसके बाद इमूवेबल की बात करें, मान लो कोई खेत है, अब उसको कैसे उठा के ले जाओगे, तो उसमें क्या करना है, प्रोहिबिशन ऑर्डर। तो आप ये करोगे उसके लिए, डिफॉल्टर को बोलोगे कि आप ना तो इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ना कोई इस पे चार्ज कर सकते हो, चार्ज द प्रॉपर्टी, कैन नॉट ट्रांसफर और चार्ज द प्रॉपर्टी। पब्लिक नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या होगा, अनाउंस नियर द प्रॉपर्टी। आप एक ढोल बजवा सकते हैं, कस्टमरी मेथड कोई और तरीके से, माइक पे बुला दिया, सबको वहां पे इकट्ठा करके लोगों के बीच में खूब जोर जोर से चिल्लवा दिए पीपल के पेड़ के नीचे, कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का किसी तरह का कोई बेचान नहीं हो सकता, कोई इसको खरीदे ना, ये रेंट पे नहीं दी जा सकती, इसका जो अधिकार है, मालिकाना अधिकार इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के पैसे जमा नहीं कराए। कॉपी ऑफ द ऑर्डर पोस्टेड एट, और जो ये ऑर्डर है ये कहाँ चिपकाया जाएगा, प्रॉपर्टी इटसेल्फ, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस। इफ लैंड पे स्टेट रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू भी दे रही है तो कलेक्टर के ऑफिस में भी वो चस्पा कर दिया जाएगा। अवॉइड ट्रांजैक्शन पोस्ट अटैचमेंट, एनी सेल ट्रांसफर चार्ज मेड आफ्टर अटैचमेंट इज इनवैलिड अनलेस सीएमओ परमिट इन राइटिंग। जैसे ही आपके अटैचमेंट हो गया, उसके बाद आपने अगर जमीन को बेचा, या आपने ट्रांसफर किया, या उस पर कोई लोन लिया, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें इनवैलिड होंगी अनलेस कि अगर सीएमओ ने राइटिंग में परमिट ना किया हो। तो ये बातें आपके किसमें बता रखी हैं, 133 में। अब आगे चलें 134 में। अब आपने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, सेल ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन स्पेशल केसेस। इमीडिएट सेल कंडीशन, कि आपको बेचना है, आपको नीलामी करनी है उसकी, आपने जो कुर्की करी थी उसका क्या करोगे। आप जो ट्रैक्टर उठा के लाए थे, वो उठा के तो आपने रख लिया अपने म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में, पर वो तो जंग लग रहा है उसको। आपने कोई ऐसा जानवर उठा के लिया है जिसको आपको रोज उसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, या कोई आप ऐसी चीज लेके आ गए जो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती है। इफ प्रॉपर्टीज पेरिसेबल, पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं, जैसे आपके आज खेत में से आप फसल उठा के ले आए, अब वो फसल का क्या करोगे आप म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में रख के। आप सब्जियां लेके आ गए, आप वहां के फल लेके आ गए। एंड और कस्टडी एक्सपेंस एक्सीडिंग इट्स वैल्यू, कस्टडी एक्सपेंस एक्सीडिंग मतलब आपको जो आप जो उसको रख रहे हो ना, उसका खर्चा ज्यादा है बजाय उतनी उसकी वैल्यू नहीं है चीज की। देन द चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मस्ट, ऐसे केस में क्या होगा, नोटिफाई द पोजेसर अबाउट द इमीडिएट सेल। जिसके पास से लेके आए उसको बताएंगे कि भैया अब इसका हम क्या कर रहे हैं, नीलामी। अलाउ द डिफॉल्टर टू पे द अमाउंट और प्रोवाइड सिक्योरिटी इक्वल टू ड्यू अमाउंट, उनको बोलेंगे कि भैया अभी भी आप पैसे जमा करा दो, अगर वो फिर भी नहीं करवाते तो उसको तुरंत प्रभाव से आगे नीलाम कर दिया जाएगा। पब्लिक ऑक्शन प्रोसेस, अब इसमें क्या होगा, इफ नॉट सोल्ड इमीडिएटली, अगर तुरंत प्रभाव से नहीं बेचा गया, द अटैच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ विल बी सोल्ड वाया पब्लिक ऑक्शन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब रूल। अब स्टेट गवर्नमेंट जैसा है उसकी नीलामी कर सकते हैं। ऑक्शन प्रोसीड कवर्स आउटस्टैंडिंग ड्यू, इंसिडेंशियल कॉस्ट, नोटिस, वारंट, अटैचमेंट, डिटेंशन, इन चीजों में जितना भी खर्चा लगा वो सारा जोड़ के बता देंगे कि भैया इतने रुपए की चीज है ये, इस
इसकी कीमत के अंदर इसकी नीलामी करना हम चाहते हैं। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स, सरप्लस अमाउंट इफ एनी। अगर सरप्लस अमाउंट है, हैंडलिंग ऑफ सेल प्रोसीड, अगर आपके पास कुछ ज्यादा अमाउंट आ गया है तो आप क्या करेंगे, उसको म्युनिसिपल फंड में क्रेडिट कर देंगे। म्युनिसिपैलिटी नोटिफाई द प्रीवियस पोजेसर, जिसके पास ये पहले सामान था उसको नोटिफाई करेंगे। इफ क्लेम्ड विद इन 1 ईयर बाय रिटर्न रिक्वेस्ट इट इज रिफंडेड। 1 साल के अंदर आपने अगर क्लेम किया कि ये मेरी जो वैल्यू थी टोटल मेरे को जमा करानी थी उससे ज्यादा आप ले गए, तो उनको रिफंड हो जाएगा। इफ अनक्लेम्ड इट बिकम्स म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, और ये फिर अगर आपने क्लेम नहीं की तो वो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये हुई आपकी 134 की बातें। अब आगे आए 135। 135 में क्या है, अटैचमेंट एंड सेल आउटसाइड द म्युनिसिपैलिटी। अटैचमेंट एंड सेल आउटसाइड द म्युनिसिपैलिटी, वो बताया था कि मान लो म्युनिसिपैलिटी के बाहर की कोई जमीन है, बाहर की कोई प्रॉपर्टी है, उसको अगर बेचान करना है तो ऐसे केस में अटैच करना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, या तो आप सीएमओ को बोलोगे वहां के लिए वारंट इशू करने के लिए, अगर वो म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता तो आप तहसीलदार को बोलोगे। तो ऐसे केस में अगर इस प्रॉपर्टी की जो नीलामी करनी है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ property outside the municipality. When a warrant is executed outside the municipality, the issuing authority may authorize the officer to whom the warrant is addressed to sell the attached property. चाहे वो सीएमओ हो या तहसीलदार, उनको ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप इन्हें बेच दें। ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द सेल एंड हैंडल ऑल इंसिडेंटल मैटर्स। उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उसका नीलामी कर सकता है। द सेल प्रोसेस फॉलो द सेम रूल विद इन एज विद इन द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जिस म्यूनिसिपैलिटी ने बोला है दूसरी जगह को, चाहे वो सीएमओ हो दूसरी म्यूनिसिपैलिटी की या तहसीलदार को, तो इस म्यूनिसिपैलिटी के रूल यहाँ पे लागू होंगे सेल के टाइम। आफ्टर द सेल द ऑफिसर सेल डिडक्ट द रिकवरी कॉस्ट। अब सीएमओ है, मान लीजिए ए म्यूनिसिपैलिटी है, ये चाहती है कि इस म्यूनिसिपैलिटी के सीएमओ यहाँ की प्रॉपर्टी को अटैच करें और नीलाम करें। तो ये जो सीएमओ साहब हैं ये बोलेंगे कि देखो ये सारा काम करने में हमारा पर्टिकुलर इतने रुपए का खर्चा आया है, तो ये खर्चा तो हम रखेंगे, बाकी का पैसा आपको दे देंगे। रिमिट द रिमेनिंग अमाउंट टू द इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी डिस्पोज द अमाउंट एज पर सेक्शन 131। और 131 में ही क्या बता रखा है कि दूसरी म्यूनिसिपैलिटी हो तो वहां के सीएमओ, और म्यूनिसिपैलिटी ना हो तो वहां के तहसीलदार, इसके अकॉर्डिंग ये कार्य किया जाएगा। 135 सेक्शन के अंदर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड द म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है। अब कुछ आगे बात चलें समरी प्रोसीडिंग्स की। समरी प्रोसीडिंग्स में बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन। समरी प्रोसीडिंग्स में बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन अबाउट टू लीव द म्यूनिसिपैलिटी। अबाउट टू लीव द म्यूनिसिपैलिटी, समरी प्रोसीडिंग का मतलब होता है तुरंत कार्रवाई। अब अगर ऐसा हो, मान लो कि कोई पर्सन है जो ड्यू पेमेंट उसको करना है म्यूनिसिपैलिटी को, उसको कुछ बकाया बाकी है, मगर वो ऐसा लगता है म्यूनिसिपैलिटी को कि यहाँ से वो गायब हो सकता है। If the municipality has a reason to believe that person owing a recoverable amount is about to leave the municipal area, म्यूनिसिपल एरिया से वो जाना ही वाला है, तो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उसको बिल भेज देंगे। जितना भी अमाउंट उसको देना है वो बिल उसको तुरंत प्रभाव से भेजा जाएगा। और डिमांड इमीडिएट पेमेंट, उससे कहा जाएगा आप बस तुरंत प्रभाव से पेमेंट कर दो, हमें पता लगा है कि आप यहाँ से विजय माल्या होने वाले हो। इफ द पर्सन फेल टू इमीज, अगर ये पर्सन फेल कर जाता है इमीडिएट पेमेंट में, तो नॉर्मली प्रोसेस क्या था हमारे पास, उसके पास एक नोटिस डिमांड भेजेंगे, डिमांड फॉर नोटिस। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। द अमाउंट शेल बी रिकवर्ड बाय अटैचमेंट और सेल ऑफ देयर मूवेबल, तुरंत कुर्की कार्रवाई वहां पे की जाएगी। नो प्रायर नोटिस ऑफ डिमांड इज रिक्वायर्ड। वारंट फॉर अटैचमेंट एंड सेल में बी इश्यूड एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले, तो जितना भी जल्दी हो सकता है उसकी जमीन को बेच के ये पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ये भी प्रावधान आपकी इस एक्ट में बताया गया है 136 के अंदर। अब कुछ सेविंग्स की बात कर लें। 137 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन, एनी अटैचमेंट और सेल अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड अनलॉफुल ड्यू टू एरर, डिफेक्ट और फॉर्मल डेफिशिएंसी इन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जो हमने पहले बात की थी कि मान लो किसी के नाम में गड़बड़ी हो गई, कि किसी के वो आपने एड्रेस सही नहीं लिख दिया, कि ऐसी अगर कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है बिल के अंदर, नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर, वारंट के अंदर, इन्वेंट्री लिखने में कोई दिक्कत आ गई, तो ऐसे केसेस के अंदर ये जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो एक्शन है, वो इनवैलिड नहीं होगा। ऑफिशियल कैरिंग आउट सच एक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रेसपासर। और इस तरह के जो ऑफिसर हैं जो जाते हैं वहां पे
खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर घुसते हैं, तो उनको ट्रेस पासर डिक्लेयर या कंसीडर नहीं किया जा सकता। ट्रेस पासर वो होता है जो इलीगली किसी की जमीन में घुस जाए। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी 137 के अंदर। अब बात आती है 138, सेक्शन 138, रिसीट टू बी गिवन फॉर ऑल पेमेंट्स। मतलब जो भी पेमेंट आपने म्यूनिसिपैलिटी में दिया है, म्यूनिसिपैलिटी आपको उसकी रसीद देगी। ये बात सही है, ये रसीदें बाद में वाद विवाद में के दौरान दिखाई जा सकती हैं, प्रस्तुत की जा सकती हैं। द रिसीट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी टैक्स पेमेंट क्लियरली स्टेटिंग, क्या क्या लिखा होगा उसके अंदर, कितना अमाउंट दिया, स्पेसिफिक टैक्स इट परटेन्स टू, कौन से टैक्स के दौरान तहत ये आपको पेमेंट किया है म्यूनिसिपैलिटी को, और म्यूनिसिपैलिटी उसकी रसीद आपको देती है। आगे है 139, 139 जो है वो है अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग सूट। मान लो आप अटैचमेंट करने चले गए किसी प्रॉपर्टी में, क्योंकि किसी का बकाया था, वहां पे इतना सामान ही नहीं है कि आपकी ड्यूज क्लियर हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इफ रिकवरी थ्रू अटैचमेंट एंड सेल फेल्स, अगर अटैचमेंट नहीं हुआ, सेल नहीं हुई, किसी कारण से आपका पैसा नहीं मिला, तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के पास क्या और रास्ता है, वो रास्ता है कोर्ट का रास्ता। फाइल ए सूट अगेंस्ट द डिफॉल्टर इन ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पे एक नया जो आपका न्यायालय में वाद है वो शुरू किया जा सकता है बाय सीएमओ, कि इनसे ये पैसा म्यूनिसिपैलिटी लेना चाहती है और अटैचमेंट के थ्रू ये नहीं ले पाए हैं, तो ये वाद शुरू किया जाए और जो भी फैसला है वो कोर्ट फिर सुनाए। उसके बाद हमारा है 140, लाइबिलिटी ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा फॉर टैक्सेस। तो इसमें ये बताया गया है 140 सेक्शन के अंदर कि जिस भी लैंड और बिल्डिंग का टैक्स बकाया है, तो पहला ये जो वसूल है ये कहाँ से किया जाएगा, लैंड और बिल्डिंग से, सब्जेक्ट टू प्रायर लैंड रेवेन्यू ड्यूज। उस लैंड या बिल्डिंग के ऊपर पहले से कोई राजस्व, जो भू राजस्व है, वो बकाया नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। दूसरा देखा जाएगा कि उस प्रीमाइस के अंदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है टैक्स पेयर की, तो वहां से ये वसूल किया जाएगा। इसमें एक्सेप्शन ये है कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या घर या लैंड के अंदर कोई ऐसा पर्सन रह रहा है जो नॉन ओनर ऑक्यूपायर है, मतलब रेंट पे रह रहा है, तो 1 साल का जो एरियर है, नो एरियर अबाउ 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का एरियर उस पर्सन से ये रिकवर नहीं किया जाएगा, ये इसके अंदर एक्सेप्शन है 140 सेक्शन के अंदर। तो इस तरह यहाँ आपका चैप्टर 7 जो है वो खत्म होता है, और चैप्टर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है। इसके बाद आपका शुरू होगा चैप्टर 11। चैप्टर 11 शुरू होता है आपका 159 से। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें। इसमें बहुत सारे सेक्शंस की एक सीक्वेंस बनती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से सेक्शंस के अंदर प्रोविजन है, एक सेक्शन दूसरे चैप्टर के दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 11, 159 सेक्शन से हम शुरू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।